तो पहली बात तो ये कि डोभाल साहब चाइना गए क्यों? तो आधिकारिक रीजन था, बिल्कुल था। क्या था? बॉर्डर इश्यूज। बॉर्डर इश्यूज में क्या ये अरुणाचल प्रदेश वाला मामला उठा होगा? देखिए 25वीं बार मीटिंग हुई है, 2023 से चली आ रही है, तो ऐसे में 25वीं बार बैठे हैं तो कुछ तो कॉन्क्रीट होता ही होगा। पिछली बार वांग भी भारत आए थे, इस बार डोभाल साहब वहां गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इन लोगों के बीच में बातचीत रही होंगी। क्या बातचीत होने से कोई समाधान निकलता है? बिल्कुल निकलता है। पिछली बार जब बातचीत हुई थी तब भारत और चीन ने काफी सारी चीजों पर प्रतिबंध हटाए थे, जैसे चीनी कंपनियों के ऊपर, या फिर भारत और चीन की जो यात्राएं थी, जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी, उन्हें रिज्यूम किया गया था। भारत की तरफ से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे लोग जाते हैं, चीन ने उन्हें परमिट कर दिया था, क्योंकि वो क्षेत्र तिब्बत में है और तिब्बत चाइना के कंट्रोल में है। तो ऐसे में भारत और चीन जब मुलाकात करते हैं तो उसके फायदे जरूर होते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि ब्रिक्स समिट में चाइना की तरफ से कोई आएगा? देखिए माना जा रहा है, क्योंकि ये सितंबर में ही मीटिंग होने वाली है, सितंबर के निश्चित दूसरे हफ्ता के अंदर ये मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि उस समय पर भारत में ये तमाम राजनेता प्रेजेंट रहेंगे, और राजनेताओं में चाइना इस बार अपना डेलीगेशन, पिछली बार जब 7 साल पहले जब शी जिनपिंग आए थे तब 200 लोगों का डेलीगेशन लेकर आए थे, इस बार 400 लोगों का डेलीगेशन लेकर संभवतया शी जिनपिंग भारत हो सकते हैं। ये चाइना की मीडिया के अंदर चर्चाएं चल रही हैं, कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, और इन बातचीतों में मायने निकाले जा रहे हैं कि शी जिनपिंग भारत आएंगे। ये रॉयटर्स ने अपनी तरफ से लिखा है और कहा है कि 7 साल बाद शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं, और वो अपने साथ लगभग 400 अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर भारत पहुंच सकते हैं। 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स समिट दिल्ली के अंदर आयोजित हो रही है। भारत इस साल इसका होस्ट है। पिछले साल ब्रिक्स समिट जब ब्राजील में हुआ था तब मोदी जी तो गए थे, लेकिन ना तो शी जिनपिंग गए थे ना पुतिन गए थे। तो भारत के लिए इस मीटिंग में इन लोगों का बुलाया जाना बड़ी बात माना जा रहा है। क्या ये दोनों मुलाकात जब करेंगे तो उसके कुछ मायने निकाले जाएं? निश्चित निकाले जाएं, क्योंकि भारत और देखिए, जब भी कोई दो देश अपने राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात करवाते हैं, तमाम प्रकार के प्रतिनिधि आते हैं, तो बहुत सारी चीजें रिजॉल्व होती हैं। भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा जहां एक और सीमा का है, दूसरी तरफ व्यापार का भी है। भारत चीन के साथ व्यापार करके व्यापारिक घाटे में रहता है, और जब व्यापार का घाटा होता है तो उस घाटे को कंपनसेट करने के लिए भारत चाहता है कि भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगे चीन की तरफ। कैसे हो, यह देखने का विषय है, तो इसके ऊपर चर्चाएं आने वाले टाइम में रहेंगी। इसके बाद बात करते हैं पुतिन की। क्या भारत पुतिन के लिए कुछ कर सकता है? देखिए, पुतिन से मित्रता हमारे लिए बहुत ही, मतलब ऐसा समझिए दुधारी तलवार है। हम एक तरफ अगर जाएं तो कुआं है, दूसरी तरफ जाएं तो खाई है। कैसे? देखिए, दुनिया में इस समय जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट आया है, तेल कहां से खरीदें भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय रहा है। भारत ने पिछले जुलाई में, जब से यह संघर्ष चल रहा है, अपनी कुल आवश्यकता का 50% से ज्यादा तेल रशिया से परचेज किया है। जहां तक युद्ध शुरू होने से पहले ये 30% तक ही था, अब बढ़कर 50% हो गया। मतलब अगर 2 बैरल तेल भारत मंगाता है, इंपोर्ट करता है, अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 85% भारत ऑयल इंपोर्ट करता है, और उसमें से अगर हम मान लीजिए 2 बैरल तेल मंगा रहे हैं समझने के लिए, तो 1 बैरल तेल आज भारत में रूस से आया हुआ है। ऐसे समझने में समझना आवश्यक यह है कि एक समय पर भारत की ऊर्जा आवश्यकता का 50% से अधिक हमें गल्फ पूरी किया करता था। आज गल्फ की जगह रशिया इकलौता है जो पूर्ति कर रहा है। आप पूछेंगे इसके मायने क्या हैं? मायने यही हैं कि रशिया जब हमें ऑयल दे रहा है तो हमारे पास तेल की कीमतें हैंडल करने का मौका मिला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा जो विवाद है उसको भी हम संघर्षतया समझा पा रहे हैं। अदरवाइज जब युद्ध शुरू हुआ था, आप में से बहुत सारे लोगों ने सिलेंडर की किल्लत होते सुना था, एलएनजी की दिक्कत होते हुए सुना था, तमाम प्रकार से तेल की किल्लतों की सुर्खियां आए दिन हुआ करती थी। आजकल वो सुर्खियां कहीं ना कहीं सेटल हो गई हैं, आजकल वो सुर्खियां बड़ी नहीं हैं। इसका मतलब भारत ने कहीं ना कहीं रशिया से तेल मंगाकर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ली। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यह हुई कि ये पूरा खेल सजाया तो अमेरिका ने था, बम तो अमेरिका ने फोड़े थे। चाहता क्या था अमेरिका? अमेरिका चाहता था कि आप लोग तेल अमेरिका से खरीदो, अमेरिका से तेल खरीदो, इसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, अब आप हमसे आकर के तेल खरीदने आओ, या हमारा कब्जा है वेनेजुएला पर, आप वहां से खरीदने आओ। भारत ने वहां से भी खरीदा, लेकिन ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस हमें रशिया से मिलती रही। रशिया से तेल तो सस्ता खरीद लिया, लेकिन हमने इतना खरीद लिया कि आज हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अगर हमने $60 बिलियन का व्यापार किया है तो लगभग $55 बिलियन हमें
अपने घर से रशिया को देने पड़ते हैं। आप कहेंगे ये तो किसी को भी देते, बिल्कुल सही है, हम किसी और देश को भी देते तो हम उन देशों के साथ ये कहते थे कि आप हमसे कुछ इंपोर्ट भी कीजिएगा, आप हमसे गेहूं मंगाइए, खाद्यान्न मंगाइए, फर्टिलाइजर तो नहीं, मेडिसिन मंगाइए, केमिकल्स मंगाइए। लेकिन जब रशिया के द्वारा हमसे व्यापार किया गया तो रशिया हमें फर्टिलाइजर भी भेजता है, रशिया हमें तमाम चीजें भेजता है, लेकिन हमसे कुछ मंगाता नहीं है। ऐसे में भारत के बिल में सबसे बड़ा नुकसान इस बात का होता है कि हमारे घर से आए हुए डॉलर खरीदने में चले जा रहे हैं। डॉलर आते कहां से हैं? डॉलर आते हैं दुनिया भर में जो भारतीय नौकरी कर रहे हैं और वो अपने घरों को जो रेमिटेंसेस भेजते हैं वहां से भारत तक डॉलर पहुंचते हैं। या फिर भारत किसी देश के साथ व्यापार करके अगर लाभ कमा ले तो डॉलर आता है। लाभ कमाने में नंबर 1 पर अमेरिका आता है। भारत अमेरिका से व्यापार करके 40 बिलियन डॉलर के आसपास कमाता है। लगभग 80-90 बिलियन डॉलर रेमिटेंस आता है। उसमें से हम दोनों ही जो दोनों तरफ से आया हुआ धन है इसे उठाकर इन दोनों देशों को दे देते हैं। हमारे डॉलर्स के अंदर डेफिसिट हो जाता है। अब इसके साथ साथ चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका हमारे लिए एक और बात बोलता है, वो कहता है कि देखो, जब डॉलर आप मुझसे कमाते हो, तेल आप किसी और से कमाते हो, जब मैं तेल देने की स्थिति में भी हूं तो आप मुझसे तेल क्यों नहीं ले लेते? अब आप कहेंगे ये तो सही भी है कि भारत तेल उन्हीं से क्यों नहीं ले लेता। भारत के लिए इसके अनेक मायने हैं। अनेक मायनों में सबसे बड़ी बात यह है कि जब गल्फ पर प्रतिबंध लगा था तो भारत ने लगभग 39 कंट्रीज के साथ ऑयल इंपोर्ट करने की योजना बनाई थी। हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी एक देश पर हमारी निर्भरता हो। आज अमेरिका के साथ हमारी एक हद तक की निर्भरता है, हम नहीं चाहते कि तेल की निर्भरता भी उसी से हो और आए दिन वो वही हाल कर दे जो उसने हाल ही में कनाडा के साथ किया है। आज कनाडा और अमेरिका के रिश्ते जगजाहिर हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह चीज अच्छे से नोटिस की है कि कनाडा और अमेरिका फिर से ट्रेड वॉर में एंट्री कर गए हैं, एक दूसरे के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। अगर यही हालात बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की निर्भरता होने पर अमेरिका उसे अपनी उंगलियों पर चलाएगा। इसलिए भारत हमेशा सप्लायर्स में भी डाइवर्सिटी रखता है। हम खरीदेंगे जरूर, लेकिन अलग अलग लोगों से कुछ कुछ खरीदते रहेंगे। ये भारत का पक्ष हुआ। लेकिन अब मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। मुसीबत बढ़ जाती है जब भारत के सामने एक और स्थिति बनती है, और वो ये कि अमेरिका कहता है कि अगर आपने रूस से तेल खरीदा तो आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। 100% टैरिफ का अमेरिका ने बिल भी पास कर लिया है, राष्ट्रपति के साइन होने बाकी हैं। ऐसे में हम पुतिन को साधें तेल खरीदने के लिए या अमेरिका के साथ रहें, यह हमारे लिए मुसीबत है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि भारत ने पुतिन को बुलाने के लिए जयशंकर साहब को भेज दिया है। एस जयशंकर साहब पुतिन से मिले हैं, जो कि ये थॉट रखते हैं कि ब्रिक्स करेंसी होनी चाहिए। भारत हालांकि मना कर चुका है कि हमारा ब्रिक्स करेंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पुतिन कहते हैं कि अगर आप लोग इस तरह से करते रहे तो कभी भी अमेरिका आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन कुछ भी हो, भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को 23-24 अगस्त के दिन इनसे पुतिन से मिलने के लिए भेजा। आप यहां पर मुलाकात की तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर इनके प्रतिनिधि मंडल से, सरगेई लेवरोव से तमाम वो तस्वीरें हैं जहां आप पहुंच करके सबसे मुलाकात करते हैं, भारत का पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि भारत रूस से और भी कुछ मंगाता रहेगा। भारत स्मॉल कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर यूनिट्स भी रूस के साथ विकसित करेगा। एस जयशंकर साहब यहां पर बोलते हैं, कहते हैं कि भारत और रूस की मित्रता जबरदस्त है सर। यह भी कहा जाता है कि साहब हम आने वाले समय में चाहते हैं कि पुतिन की और प्रधानमंत्री मोदी की जो आने वाले समय में 3 बड़ी मुलाकातें हैं। असल में क्या है कि अभी अगस्त के एंड में प्रधानमंत्री हो सकता है किर्गिस्तान जाएं, क्योंकि वहां पर एससीओ की समिट है। उस एससीओ की समिट में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी और शी जिनपिंग की भी मुलाकात होगी। नंबर दूसरा, सितंबर में पुतिन की भारत यात्रा होगी, तो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग होगी। तीसरा, साल के अंत में पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात एनुअल समिट में भी होगी। एनुअल समिट क्योंकि भारत और रूस जो है वो हर साल मीटिंग करते हैं। एक साल रूस में होती है और एक साल भारत में होती है। ऐसे में भारत की जो मीटिंग है वो बहुत मायने रखती हैं। ऐसे में जयशंकर साहब का व्यक्तिशः जाकर के इस तरह से इनवाइट करना और ये बोलना कि आपके साथ तो हमारी बातचीत जो है वो बहुत अच्छे स्तर की है, ये दर्शाता है कि भारत जो भी है आने वाले समय में रूस को तो छोड़ने वाला नहीं है। पुतिन ने भी इस बात को एडमिट किया और कहा कि हाँ, सही कह रहे हो, हमारा इन दिनों व्यापार बढ़ा है। पिछले साल थोड़ा सा घटा था, लेकिन इस साल फिर से व्यापार हमारा पेस पर है। तो रूस के लिए भारत एक बहुत अच्छा ग्राहक मिल गया है, जो रूस और यूक्रेन के युद्ध में आज भी रूस के साथ खड़ा होकर उसे डॉलर सप्लाई कर रहा है। हालांकि रूस की इकोनॉमी जरूर थोड़ी गिरी है, लेकिन चूंकि चाइना उससे भरपूर खरीदारी करके उसे ताकत दिए हुए है, तो भारत नहीं चाहता कि रूस और चाइना इतने नजदीक आ जाएं कि भारत के खिलाफ रूस खड़ा हो जाए। ये तमाम प्रकार के शह और मात के खेल हैं विदेश नीति के अंदर, और भारत उनको साधते हुए आगे बढ़ रहा है।
मायना क्या निकाला जाए? क्या पुतिन आएंगे? देखिए, जिस तरह से भारत ने अपनी तरफ से जयशंकर साहब को भेज दिया है, मानकर चलिए कि पुतिन आएंगे। शी जिनपिंग आएंगे, मानकर चलिए कि शी जिनपिंग भी आएंगे। जब सब लोग यहां आएंगे तो हम इसके क्या फायदे निकालें? देखिए, फायदे यही हैं कि भारत इन सबको प्यार से ये जरूर कहेगा, जैसे जयशंकर साहब ने अभी जाकर रशिया में कह दिया है कि सर वो $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, उसे एड्रेस करिए ना, मतलब उससे हमसे भी कुछ खरीद लीजिए, क्योंकि आपको भी जरूरत पड़ती है कुछ चीजें, वो आप खरीद लीजिए। तो हम आपके साथ व्यापार को या तो रूबल में करने लगे, या फिर आप हमसे कुछ मंगाइए। तो एक तरह से बातचीत से ही रास्ता खुलता है और भारत उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। कैसा देखा जाएगा इस मीटिंग को? तो जवाब यह है कि एक बार के लिए जहां असंभव लग रहा था कि शी जिनपिंग और पुतिन भारत आएंगे, भारत ने आखिरी मोमेंट पर अपने 2 बड़े तुरुप के इक्के निकालकर दोनों दिशाओं में भेज दिए हैं, और भेज करके यह संभव कर दिया है कि ये आने वाले समय में आपको भारत में दिखाई दे जाएंगे। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर बताएं, लेकिन अमेरिका इसे जरूर टेढ़ी नजर करके देखेगा, वो मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और हमारी राम यात्रा जो चल रही है 30 दिन 30 सवाल, बहुत सारी जगह, नेपाल हम होके आ चुके हैं, श्रीलंका तक हमारी यात्रा चलेगी, तमाम जगहों पर आप सबसे मुलाकातें हो रही हैं। हमारे अनुभव कैसे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, आप हमारे चैनल व्लॉग्स पर जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। हमने एक बहुत अच्छा एक इंटरव्यू पॉडकास्ट किया हुआ है, अंकित इंस्पायर इंडिया पर है, अगर फुर्सत मिले तो जरूर देखिएगा, धर्म की समझ आपके दिमाग में विकसित होगी, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल के लिए इतना। जय श्री राम।